नमस्कार, जय जोहार। बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह। अगर मैं बात करूं लाल उमेद सिंह जी के बारे में तो छत्तीसगढ़ से और ख़ास तौर पर रायपुर से ये कहा जाता है कि उनका पुराना नाता रहा है। 2 बार एडिशनल एसपी के पद पर वो रायपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बिल्कुल सवालों की ओर हम बढ़ते हैं सर। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि लाल उमेद सिंह जी का बचपन कैसा था सर? पूरा चाइल्डहुड आपने कैसे बताया अपना? उसमें मेरा जो जन्म हुआ एक किसान परिवार में, ग्रामीण परिवेश में हुआ, जो अभी वर्तमान में जीपीएम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मझीगावा गांव है। वहाँ की जो पॉपुलेशन अभी भी 1000 के अंदर है। और जहाँ तक स्कूल की बात करें तो अभी भी वहाँ एक प्राइमरी स्कूल बस है और उसके बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दूसरे गांव में जाकर के हम लोग पढ़ते थे। तो एक ग्रामीण परिवेश में ही मैं पला बड़ा और प्राइमरी की जो स्कूल का जो शिक्षा हुआ उस गांव में ही हुआ, जहां हमारे पास में एक कच्चा सा स्कूल था। नीचे में फर्श वैसे ही कच्ची हुआ करती थी और पूरे स्कूल का कुल दर्ज संख्या लगभग 35-40 हुआ करती थी और एक टीचर हुआ करते थे हमारे, और वही टीचर हम लोगों के पूरे 5 क्लास को पढ़ाया करते थे। और यही 5 या 6 हम लोग 5th क्लास में थे, 5वीं में। और वहाँ से फिर एग्जामिनेशन सेंटर भी वहाँ नहीं था, तो परीक्षा देने के लिए फिर हम लोग पड़ोस के जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल अंडी, तो वहाँ जाकर के हम लोग परीक्षाएं दिया करते थे। तो अगर प्राइमरी की परीक्षा की बात करें तो शुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश में टाट पट्टी में बैठ कर के हम लोगों ने पढ़ाई पूरा किया। और 5वीं पास करने के बाद में फिर पास के 2 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ फिर पैदल जाया करते थे हम लोग। और वहाँ फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाई किया। उस जगह पर आसपास के कई गांव के लोग यहाँ आया हुआ करते थे। तो लगभग एक क्लास में दर्ज संख्या हम लोगों के 20 से 25 हुआ करती थी। इन परिस्थितियों में वहाँ पढ़ाई हुई। मिडिल और हाई स्कूल सामान्य से पढ़ाई हुई, पर हाई स्कूल के बाद में जो हायर सेकेंडरी पर हम लोगों को पढ़ाई शुरू हुआ तो उस टाइम पर 10+2 का हम लोगों का पहला बैच था। अच्छा। और उस समय पर पूरे मध्य प्रदेश राज्य का समय था 86 के बाद। तो पूरे 10th का जो रिजल्ट था उस समय 7% आया था और उसके बाद में काफ़ी नंबर ग्रेड दिए गए थे और बढ़ करके उसमें फिर 13% टोटल स्टेट का फिर रिजल्ट आया था। वहाँ 10+2 का पहला बैच था, इसलिए हम लोगों को वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, आसपास के जितने स्कूल थे वहाँ पूरा मना कर दिया गया था कि अंडी स्कूल से जो 10th पास किए हैं, हाई स्कूल पास किए हैं, उसको किसी दूसरे स्कूल में दाखिला न दिया जाए। अरे तो उस परिस्थिति में ये था। उसके पीछे ये भी था कि अगर ना बोला गया होता प्रिंसिपल साहब के पास द्वारा तो हम लोग सब 6 लोग पास हुए थे 20 में से। जी जी। तो हम लोग कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते तो उस जगह पर 10+2 शायद स्टार्ट भी न हो पाता। तो प्रिंसिपल साहब का अलग उसमें नज़रिया था। चूँकि वहाँ टीचर का अभाव था तो इसलिए हम लोग जाते थे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन हो, पर नहीं हुआ। अंततः सभी जो 6 पास हुए थे सभी के सभी को बायो स्ट्रीम का एडमिशन दिलाया गया, क्योंकि एक टीचर थे तो उन्हीं के द्वारा फिजिक्स भी पढ़ाया जाता था, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता था, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। तो एक ही टीचर अवेलेबल थे, तो इस कारण से हम लोगों को सिर्फ बायो लेने की छूट थी या फिर बायो ले सकते थे करके। तो उन हालात में हम लोगों ने बायो की स्ट्रीम में हम लोगों ने पढ़ाई किया। कोई दूसरा अल्टरनेट चॉइस नहीं था हम लोगों के पास में, क्योंकि टीचर ही नहीं थे। फिर 11th पास हुआ, 12th तक कुछ टीचर और आए तो उनके भरोसे हम लोगों ने पास किया। पर हमारे उस समय के जो टीचर और जो प्रिंसिपल थे बहुत ही डेडिकेटेड थे हम लोगों के प्रति। 6 थे और हम लोगों ने 12th में बहुत अच्छा परिणाम दिया। उसमें से 6 में से 3 हम लोगों ने PMT क्लियर किया था। इसी से जुड़ा एक सवाल और है सर कि पहले के समय में मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्कूलिंग टाइम पे संघर्ष किया है। आप भी बता रहे हैं कि मतलब आसान नहीं थी चीज़ें। आज की डेट में फुल फैसिलिटी स्कूलों में दी जा रही हैं, उसके बाद भी बच्चों में कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन नहीं नज़र आता। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने हिसाब से इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब
उस समय जो अभाव की ज़िंदगी थी, अभाव में ही ये लोगों ने पढ़ाया, स्ट्रगल भी किया है। हमारे जैसे कई लोग हैं, इवन कि हम लोग 10th का जब परीक्षा देने जाते थे तो हम लोग अपने स्कूल या फिर गांव में तो था नहीं, स्कूल से वहाँ भी परीक्षा सेंटर नहीं हुआ करती थी, तो मल्टीपर्पज़ स्कूल पेंड्रा जो है तो वहाँ हम लोगों का सेंटर हुआ करता था। तो अपना पूरा राशन का सामान लेकर के हम लोग पेंड्रा के किसी घर में किराए पर रहते थे और वहाँ रह कर के पूरी परीक्षा के समय पर खुद बनाना खाना और फिर पढ़ना करते थे। तो उसके पीछे ये था कि हम लोगों को डर लगते रहता था कि 7 किलोमीटर दूर बहुत लंबा सा दूरी हुआ करता था उस समय। साइकिल में भी आना जाना होता था तो ये लगता था कि कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए आखिरी समय पर, कहीं चैन वो टूट ना जाए आखिरी समय पर, कुछ ख़राब ना हो जाए साइकिल। तो हम लोग फिर कहीं आसपास साइकिल से आने जाने के बजाय वहीं जा कर के हम लोग रहते थे पेंड्रा में 15 दिन 1 महीना के आसपास, खाना बनाना, खाना 2-3 आपस में रह करके, तो ज़िंदगी वैसी थी। आज के दिन में सबको लगता है कि अगर 40-50 किलोमीटर भी आना जाना हो तो घर से पढ़ाई करेगा और परीक्षा देना जाना हो तो वहाँ जा कर के दे के आज तो बड़े आजकल के दिन में आसान सा है। उस समय पर पढ़ाई के जो स्टडी मटेरियल हुआ करते थे बहुत मुश्किल से हुआ करते थे कि किसी एक के पास हुआ तो उसको फिर आपस में शेयर करके पढ़ा करते थे। हम लोग के समय में कुछ प्रश्न बैंक भी हुआ करते थे, तो प्रश्न बैंक को लेने के लिए या फिर उसके लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम लोगों के पास में जाता था। परिणाम की अगर बात करें तो हम लोग अभी तो ये होगा कि परिणाम घोषित होता है, अगले मिनट भी नहीं लगता, अगले सेकंड में आपके मोबाइल में उसका परिणाम है। हम लोगों को उस समय पर ये रहता था कि वहाँ से साइकिल में आते रहते थे कि हाँ आज शायद परिणाम आया होगा और पेपर में छपा होगा। जी। तो बड़ी अलग अलग टाइप के थे, पर ये ज़रूर है कि उस समय की बड़ी कठिनाइयाँ हुआ करती थी। आज के दिन में थोड़ी सी ज़िंदगी आसान है, लोगों तक सब तक आज के माहौल में इंटरनेट के दुनिया होने के कारण से स्टडी मटेरियल कौन सब तक पहुँच है। बस यही फ़र्क है कि हम लोगों के समय पर जो स्टडी मटेरियल हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता था वही सब कुछ हुआ करता था। आज के दिन में आपको इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारा है, अब सिलेक्शन आपको करना है कि आपको किस अच्छे मटेरियल का चूज़ करें और अच्छे पढ़ाई को सही दिशा पर ले जा पाएँ। डॉक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है सर? आप शुरू से डॉक्टर बनना चाहते थे या कुछ अलग से सोचा हुआ था कि अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो ये बन जाऊंगा? नहीं, इसमें ये था कि जैसे 10th पास करने के बाद ये था कि मैथ्स स्ट्रीम में जाऊंगा या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाऊंगा करके। जब ये नहीं हुआ, मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट अलग था जी, वो। जी। और जब ये हुआ कि सबको बायो ही पढ़ना है तो फिर बायो में मन लगा करके पढ़ा गया। और जब बायो में था 12th में आकर के हम लोगों को पता चला कि बायो में पढ़ते हुए डॉक्टर बनने के लिए PMT देना पड़ता है, तो 12th से ही हम लोगों ने फिर अपना तैयारी शुरू किया। उस दौरान भी हम लोग 6 ने दिया था, उसमें से 2 डॉक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर संदीप, ये इन दोनों का PMT में सिलेक्शन हुआ। दोनों ने JNM से यहाँ से पढ़ाई किया। मेरा इसमें कुछ कम नंबर रह गए तो वेटनरी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं फिर मऊ से पढ़ाई किया। वहाँ से जाने के बाद फिर एक बार ये हुआ कि नहीं मुझे MBBS करना है करके दोबारा फिर PMT दिया, पर किस्मत कुछ और था तो दोबारा फिर वहीं वेटनरी में जा कर के मार्क्स उतने मिले कि वेटनरी में ही एडमिशन हुआ फिर दोबारा। तो वहाँ से फिर BBSC में नहीं किया। तो सर वेटनरी डॉक्टर के साथ पुलिसिंग में इंटरेस्ट कैसे आ गया फिर? ये भी एक संयोग है। संयोग ये कि हम लोग वहाँ हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे। PSC का बस नाम बस सुना था कि PSC के माध्यम से किसी अच्छे पोस्ट में प्रशासनिक पद पर जाया जा सकता है करके। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को देखा तो फिर उनको लगा कि इनकी वर्क स्टाइल कुछ अलग है। और फिर दूसरे साइड ये भी देखा कि हम भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और हो सकता है हम जाएं। तो कुछ एक फ्री कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, बहुत अच्छे कोचिंग क्लासेस PSC वगैरह की, तो डेमो क्लासेस हुआ करती थी। तो डेमो क्लासेस में हम लोगों ने जा कर के पूरा ग्रुप, हॉस्टल का पूरा ग्रुप गया, जो खाली समय था हम लोगों का, तो डेमो क्लास में जा कर के देखे तो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको लगता था कि ये हमसे कमतर दिख रहे हैं जी। और उनको लगता था कि हाँ बस थोड़े से नंबर के लिए मैं चूक गया, नहीं तो इस बार मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया होता या DSP हो गया होता। मतलब तो एक मार्क्स का नंबर, तो सिर्फ उनसे अपने आप को वहाँ बैठे बैठे 1 घंटे में कंपेयर बस किया गया कि अरे इससे तो हम लोग बेहतर हैं और बेहतर कुछ किया जा सकता है, करने का प्रयास करना चाहिए। बस वही टर्निंग पॉइंट था। और
वहाँ से रास्ता जब वापसी हो रही थी तो वापस आते आते ये डिसाइड हो गया कि नहीं, कि ये तो ठीक है, 1 डिग्री तो मेरे पास है, जो इसमें से तो जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं, पर एक ट्राई मारा जाए और किसी अच्छे पद के लिए प्रयास किया जाए, प्रशासनिक पद के लिए प्रयास किया जाए। और जो कोचिंग के लिए आए हुए थे उनसे तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं कर लूँगा। तो फर्स्ट टाइम पे ही सर आपने पीएससी क्रैक कर ली थी? हाँ, फिर उसके बाद में रास्ता आते आते तय हो गया था कि मुझे पीएससी देना है। और फिर वैसे ही ग्रुप में हम लोगों ने फिर पीएससी का फॉर्म भी भर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिर जैसे ही पीएससी का एडवर्टाइजमेंट निकला फॉर्म भर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर इधर सेलेक्ट होके आ गए। इसमें भी ये था कि जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था तो जो फाइनल ईयर में एपियरिंग जो रहते हैं स्टूडेंट्स, जी जी, वो उसको फॉर्म दे सकते हैं, प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं। मेंस के टाइम पर उनको ग्रेजुएशन की ज़रूरत रहती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि लास्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद प्रीलिम्स था तो एपियरिंग में मैं एग्ज़ाम दे दिया था और उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग एक ही साथ में दोनों का रिजल्ट आया और वो फिर उसके बाद फिर मेंस की मैं तैयारी किया। सर पीएससी जब आपने क्रैक किया, आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद पारिवारिक माहौल कैसा था? घर के लोग कितने खुश थे? उनको यकीन था कि आप पीएससी क्रैक कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। बस ये था कि मैं जब डॉक्टर तो बन गया था, बन गए थे, बन गया हाँ, था जी। तो घर में जब माता जी से बात होती थी, पिताजी से बात होती थी तो सबको तो यही लगता था यहाँ से तो डॉक्टर बनने गया हुआ है, हाँ। डॉक्टर और वो बोल रहा है कि मैं डीएसपी बनूंगा या डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर तो बन ही गया, वो डॉक्टर के बाद थोड़ी कुछ बनता है, अब क्या थोड़ी बनता है। तो फिर बताना हुआ उनको कि हाँ कि ठीक है, मैं इसके बाद में भी मैं पीएससी के थ्रू प्रयास कर रहा हूँ और हो सकता है बन जाऊँ। आपने फर्स्ट टाइम जब बताया, जानकारी दी, तो कैसा माहौल था उस टाइम? तो जब फिर सिलेक्शन हो गया तब तो फिर मैं उस टाइम पर इंदौर में था। फिर घर का माहौल तो गांव से सिलेक्शन होना एक अपने आप में उपलब्धि थी, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे गांव वाले, बहुत घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया करके। पर ये ज़रूर था कि शुरुआती जब इस संबंध में बताया घर वालों को तो उनको लगा कि डॉक्टर तो बन गया है और क्या बनेगा। तो उनको ये नहीं थी कि पीएससी के थ्रू दूसरा भी कुछ किया जा सकता है करके बहुत खुशी हुई। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको नक्सल इलाके में पोस्टेड किया गया, उस दौरान आपने कई सारे नक्सलियों को भी मारा है और पूरा वो समय आपको कैसा लगा? कठिनाई आई, मुश्किलें आई, किस तरीके से डील किया आपने उससे? उस समय जब डीएसपी बना था 96 बैच था हम लोगों का, फिर उसके बाद 98 में हम लोगों की पहली पोस्टिंग हुई थी। तो पहली पोस्टिंग हुई तो एज ए डीएसपी बस्तर हुआ था। बस्तर एक बड़ा सा ज़िला हुआ करता था उस समय पर, और वहाँ से एसडीओपी नारायणपुर के रूप में मुझे पदस्थ किया गया बस्तर डिस्ट्रिक्ट से। और एसडीओपी नारायणपुर मतलब उस समय पर नक्सल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था और वहाँ उस समय पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उनके द्वारा जब बोला गया तो इसी नाम पर बोला गया कि नक्सल अभियान के लिए मेरे पास कोई ऐसे 2IC नहीं है तो एक डीएसपी दे दीजिए करके, तो वैसे ही पदस्थ कर दिया गया था। हालांकि उस समय पर एसडीओपी नारायणपुर का पद नहीं था, तो भी मुझे लगा कि चलो पदस्थना हुई है तो उसमें कुछ बेहतर किया जाए करके। उस समय फोर्स की काफ़ी कमी हुआ करती थी, नक्सल मूवमेंट काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत रहती थी। फिर भी हम लोग के पास में एक छोटा सा CF का जो टुकड़ी था लगभग 20 लोगों का, वो एज ए STF हम लोगों ने डेवलप किया था। तो STF की एक 20 लोगों की टुकड़ी थी, तो वो सीधे तौर पर मेरे कंट्रोल में ही रहा करती थी। उस समय आवागमन के साधन सीमित हुआ करते थे। कई बड़े घटनाएं भी हुई थी जहां अगर धोखे से भी गाड़ी उपयोग किया गया तो उस समय पर बड़ी ब्लास्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। तो उन परिस्थितियों में वहाँ पदस्थापना की गई थी। चूँकि पहली पदस्थापना थी, नक्सल के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। जो हम लोगों को एकेडमी में पढ़ाया गया था उतना ही कुछ जानकारी थी, पर वहाँ रहते हुए चूँकि एक मनोबल था कि हाँ उसमें अच्छा किया जा सकता था। और शुरू से ही एक मन में था कि ठीक है, अगर नक्सल में अगर पदस्थापना हुई है तो उसमें कुछ बेहतर कर जाएं या फिर कुछ अच्छे मुठभेड़ ले लें या कोई अच्छे नक्सलियों के इनकाउंटर कर लें करके। तो मन तो उसी समय से बन गया था जब पदस्थापना हुई थी, और उस मंत्र को ही लेकर के आगे चल रहे थे। तो एक अच्छी हमारे पास टीम बन गई थी, उसके माध्यम से
लगातार नक्सल अभियान भी किए गए और कई सफल नक्सल मुठभेड़ भी किए गए। उस समय में ही हम लोगों ने 7-8 की एक पार्टी ले जाकर के 4 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया था और उनके बॉडी रिकवर की गई थी, पूरे हथियार रिकवर किए गए थे और भी 2-3 मुठभेड़ हुई थी जिसमें हथियार बरामद हुए थे, एक अलग मारे गए थे। तो एक धुन था उस समय भी। जी जी। जब आप शुरुआती पदस्थापना पर नक्सल पर जाते हैं तो कुछ दिन तो मन में ये रहता है, डर सा रहता है, पर धीरे धीरे जब आप फील्ड में उतरते हैं तो फिर अपने आप मनोबल बढ़ते जाता है। फिर नक्सल इलाके में अगर जो रम गया तो उसका फिर धुन से काम करता है वो, फिर उसको फिर बाकी चीज़ें नहीं दिखती, फिर उसको अपना लक्ष्य दिखता है कि कैसे इसमें। यानी कि आप भी वहाँ जाने के बाद वो हाँ, थोड़े समय बाद वो आपको अच्छा वापस अच्छा लगने लगा और फिर धुन सवार हो जाता है कहाँ से अच्छी सूचनाएं मिले हमको, कहाँ से जा कर के उनको ढेर करें, कहाँ से कुछ अच्छा काम कर जाए। और फिर बाकी जब आप फील्ड पर होते हैं तो उस समय बाकी कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो लगता है कि तुम दुश्मन और हम हैं करके। तो एक अलग अनुभव रहता है नक्सल फील्ड तो में। सर ये जब आप लोग पूरा ऑपरेशन अंजाम देते हो या फिर आपको कोई जानकारी पहले से मिली हो तो आप वहाँ पर किसी को सूचित करने के लिए या सूचना देने के लिए रखते हैं जिसको जानकारी, मतलब जिसके बारे में सामने वाले को जानकारी नहीं होती, ऐसा कुछ रहता है? हमेशा ये रहता है कि फील्ड में जब भी अगर इस अभियान में आप लगे हैं तो आपका सूचना तंत्र एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। जब तक आपका सूचना तंत्र नहीं है सटीक, तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो सूचना तंत्र का होना उसके पास में महत्वपूर्ण रहता है और वो सूचक ही है जो एक्यूरेट सूचना दे सकता है। तो जो आप लोगों को सूचना मिलती थी वो सटीक रहती थी सर? कई सूचनाएं रहती है। कई बार चूँकि लंबा चलना पड़ता था और कई बार आपको समय पर सूचना मिली जब तक आप घने जंगल में जा रहे हैं, तो कई बार आपके पहुंचने में थोड़े बहुत आगे पीछे हो गया। तो सफलताएं जो मिलती है तो कई असफलताओं के बाद में मिलती है। अगर हर सूचना पर सफलता मिली कोई बात नहीं है और इसलिए धीरे धीरे करके ही आपको बड़े ऑपरेशन बड़े धैर्य के साथ में किए जाते हैं। तो धैर्य भी रखना पड़ता है, आपको हिम्मत भी रखनी पड़ती है, साहस भी दिखानी पड़ती है, तब जाकर के बड़े मुठभेड़ हो पाते हैं, सफल मुठभेड़ हो पाते हैं। सर 2015 से लेकर 2017 तक आपने PHQ के इंटेलिजेंस विंग में भी काम किया है। ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सर किस तरीके से काम करते थे वहाँ पर? इसमें भी 2015 से 17 SIB में काम किया, नक्सल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं उसमें जी। तो फील्ड भी था और हेडक्वार्टर की भी पोस्टिंग थी SIB में। तो उसमें भी यही है कि आपका किसी भी काम को करने के लिए रहता है कि आपको सही उसमें सूचना का होना। हाँ, सही सूचना और धुन कितना है उस काम के लिए, कितना आपको रुचि है उसमें काम करने के लिए। तो अगर आपकी रुचि है और आपको करने की अच्छी सोच है तो कहीं ना कहीं से अच्छी सूचनाएं भी मिलेगी आपको और उस पर काम भी रहेगा। वहाँ रहते हुए भी चूँकि पूरा बस्तर साथ में था, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का नक्सल इंटेलिजेंस के SP के रूप में काम करना था। तो आपके पास में अमला भी काफ़ी रहता है, फील्ड भी काफ़ी रहता है, तो सूचनाएं अगर लगे रहते हैं तो काफ़ी कुछ मिल जाती है SIB के माध्यम से और काम भी होते हैं और काम भी हुए। उस दौरान भी काफ़ी हमारे पास महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, काम भी हुए। तो उसका ये है कि अलग ही वो फील्ड है जिसमें आपको सामने में कुछ नहीं दिखता, आपको पीछे रह करके काम करना रहता है, सूचना को आदान प्रदान करना रहता है। तो वो पीछे रह करके किया जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण विंग है आज के दिन में, लगातार सूचनाएं फील्ड तक पहुंचाना और उस पर सही समय पर ऑपरेशन भी टैलेंट है, ये कहा जा सकता है। वो एक अलग ही चीज़ है जो आप तक पहुंचती है। क्योंकि सामने वाले को बहुत जोखिमों का सामना करना पड़ता होगा। वो रहता है आपके कितने आदमी अंदर किस हालत में है, किसके सूचना को आपको विश्वास करना है, किसके सूचना को विश्वास नहीं करना है, किस में ऑपरेशन करना है, किस में ऑपरेशन नहीं करना है। तो बहुत सारे एनालिसिस भी रहते हैं उसमें। तो वो इंटेलिजेंस का तो काम बिल्कुल इस बार कई ऐसे पॉइंट्स भी आते होंगे सर जहाँ पर आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे। बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। तो कई अलग अलग तरीके से उसको वेरीफाई भी किया जाता है। इसलिए बताया कि बहुत सारे सूचनाएं ऐसी आती है जिसमें किस में काम करना है, किस में नहीं करना है, कब करना है,
इंटेलिजेंस का पार्ट ही अलग होता है वो उस पर, तो इस पर पूरी चीज़ों को थोड़े समय में नहीं बताया जा सकता है ऐसे जी। 2006 से लेकर 2015 तक लगातार आप एएसपी के पद पर पदोन्नत होते रहे। रायगढ़, कोरबा, दुर्ग और अब रायपुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा उन पूरे ज़िलों का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, और अब नई क्या स्ट्रैटेजी है रायपुर के लिए? हाँ, 2006 में डीएसपी से एसएसपी के पद पर मैं पदोन्नत हुआ और पहले पदस्थापना रायगढ़ रही। रायगढ़ में लगभग 8 महीने के आसपास था। उसके बाद में ही रायपुर एडिशनल स्पेस सिटी के रूप में पदस्थापना हुई। तो यहाँ पर 7 से लेके 9 तक यहाँ काम किया। 1 साल पुलिस हेडक्वार्टर था, उसके बाद फिर से 10 से लेके 13 तक काम किया। तो 5.25 साल लगभग रायपुर शहर में एज एडिशनल एसपी काम किया। उसके बाद में फिर जा कर के कोरबा एडिशनल एसपी के रूप में काम किया। तो एक ये कहा जा सकता है कि अलग अलग माहौल में काम करने का एक अवसर मिला, जिसमें इंडस्ट्रियल इलाके की भी एक पुलिसिंग होती है, यहाँ के कैपिटल की भी एक पुलिसिंग होती है, तो और सेकेंड वो कोरबा की भी एक पोस्टिंग थी। तो इस बीच में साल भर की पीएचक्यू की भी पोस्टिंग थी। ये एडिशनल जो पीरियड जो होता है एज ए 2IC आपको काम करना रहता है। तो महत्वपूर्ण यह रहता है कि एक तो आपको जो आपके एसपी हैं, जिनको इमीडिएट बॉस हैं, उनसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, उसके हिसाब से आपको फील्ड पर एग्जीक्यूट करना रहता है। और जब आप यहाँ खास करके रायपुर सिटी में आप देख रहे हैं तो पर डे की बेसिस पर काफ़ी कानून व्यवस्था की ड्यूटी रहती है, वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको दिनचर्या लगभग उसमें से 8 बजे से लेकर के देर रात तक आपको पुलिसिंग से ही जुड़े रहना रहता है। तो इसमें अगर एक तरफ से देखा जाए तो फुल टाइम जॉब है, पुलिसिंग का जो जॉब रहता है वो पूरे टाइम पर आपको सोने को मिल जाए, इतनी बड़ी बात है। बाकी इस बीच में बाकी चीज़ों का आपको त्याग भी करना पड़ता है कि कहीं बाहर जाना, घूमने फिरने जाना। जबकि आप यहाँ कैपिटल से अगर बाहर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करते रहते हैं। आप तो यहाँ कैपिटल में होने का एक ही रहता था कि एक निपटाया नहीं, दूसरा फिर तैयार है, दूसरा निपटाया नहीं, फिर तीसरा तैयार है। तो ये इन परिस्थितियों में काम किए रहने का कहीं ना कहीं फिर आपको फिर आगे की पोस्टिंग में एक फ़ायदा मिलता है। आपके दिनचर्या का एक भाग बन जाता है, आप उसी रूटीन में ढल जाते हैं जिस पर आपको लगता है कि फुल टाइम मेरा पुलिसिंग है। वही टाइमिंग को लेकर के आपके फिर एक रूटीन जब बन जाती है तो फिर कोई शरीर में कोई तनाव ना, थकाव ना, ये सब चीज़ें रहता है, तो आगे जा कर के काम आता है। और यहाँ जो करके गए जो रायपुर सिटी में, तो उसका परिणाम ये था कि टफ पोस्टिंग हुआ कि कवर्धा में भी जैसे रहे, कवर्धा में 2 बार एसपी रहा, फिर उसके बाद में बलरामपुर में भी रहा, या फिर यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन कोरबा में था। तो वो सभी पोस्टिंग यहाँ की करने के बाद आसान सा लगता था। और यहाँ जितना करते थे उतने में एज ए एसपी भी अगर करते थे तो बड़ा आसानी से चीज़ें डील हो जाती थी। यहाँ रहने का एक ये भी फ़ायदा हुआ कि लोगों से कम्युनिकेशन आप कैसे बना सकते हैं, कि लोगों से संपर्क कैसे बना सकते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, ये सब सीखने को यहाँ मिला। तो अगर इन पूरे चीज़ों को देखा जाए तो एडिशनल एसपी का जो समय था मेरा बहुत ही अच्छा समय था। सब चैलेंजेस जो थी उसको निपटने में एक मददगार साबित हुई, और बहुत अच्छी जगहों पर थी, जो अलग अलग समस्याएं अलग जगह पर थी। तो इसके कारण से जो एडिशनल एसपी का जो टेन्योर था पूरा बहुत ही अच्छा था, और काम करने का खूब अवसर मिला, पूरा रात दिन काम करने का अवसर मिला। पूरे समय में आपको ऐसे फेस कई आए होंगे जो काफ़ी टफेस्ट रहे होंगे, तो 1-2 ऐसी चीज़ें आप साझा कर सकते हैं जो काफ़ी तनावपूर्ण रहा, टफेस्ट रहा, और उस समय आपको उसका निर्णय लेने में या हल निकालने में मुश्किल हुई हो? ये जब आपको खास करके लाइन ऑर्डर की स्थिति हो और एक तरफ लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो, आपकी संख्या सीमित हो और तत्कालिक हो, तो उस पर बड़ी दिक्कतें होती है। अगर कोई प्लान वे में अगर है और पहले से आपकी कुछ बातें हुई है और उस जगह पर आप पहुंचे हुए हैं, तो तय कि आपके कुछ पहचानने वाले हैं, तो कुछ जो चीज़ें बात होगी, देखेंगे एक दूसरे को, तो मानने में आसान रहेगा। दिक्कतें तब होती है जब अचानक में कोई लाइन ऑर्डर होती है, जब आपको कोई परिचित मौके पर नहीं मिलता तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। और ख़ास करके जब ऐसे समय पर
जो कम्युनल टेंशन वाला जो बात हो तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अलग अलग समाज के, समुदाय के, सांप्रदायिक माहौल में अगर मिल रहे हों तो ये लगता है कि एज ए पुलिस तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसी प्रकार का कोई जनधन की हानि ना हो, किसी प्रकार का पुलिस ये भी प्रयास करती है हमेशा कि लाठी डंडा न चलाना पड़े, बातचीत से मान जाए। तो बड़ी कुछ पल ऐसे हमेशा रहते हैं जितने भी बड़ी कानून व्यवस्था होती है, खास करके जो क्रिमिनल होते हैं कि कैसे निपट सकते हैं, क्या हो सकते हैं करके। तो उस समय ऊपर वाली की भी याद आती है कि भगवान कुछ तो एक रास्ता, हाँ कुछ तो रास्ता निकालें करके। और हमेशा हुआ भी है, जब आप ऐसे समय पर हों तो कुछ ना कुछ आप धैर्य रखें और फिर चीज़ों को बात करते रहें। एक बात ये भी हमेशा रहा है मेरा कि बात करते रहने से बात बनती है। तो जब भी ऐसा लाइन ऑर्डर हो तो अपनी बात को, कम्युनिकेशन को रोक नहीं देना चाहिए किसी से भी, कितना भी एडवर्स कंडीशन में हो। तो बात करते रहने से थोड़ी देर में समस्या का निदान होता है। हो सकता है समय लगे, कई बार ये भी रहता है कि आप अगर समय देते हैं, बातचीत का एक रास्ता देते हैं तो रास्ता भी निकलता है। अदरवाइज अब तत्कालिक तौर पर बड़ा आसान रहता है कि पर उसमें तत्काल आप निर्णय लेते हैं परिस्थिति के हिसाब से। एक और चीज़ है सर इसमें कि विषम परिस्थितियां आती हैं कई बार, ऐसे में कई बार सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी होता है। इन सब से आप कैसे डील करते हैं फिर? जब ऐसा विपरीत परिस्थिति हो, डील करने की बात हो तो कानून को सामने रख लेना चाहिए जी। कि कानूनन तौर पर उसको क्या करना है करके। तो कानूनन तौर पर आप सही कार्रवाई करते जाएंगे जब, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि कोई आपसे नाराज़ हो जाए जी। पर उनको सही बात को सही समय पर अगर अवगत कराया जाता है तो हर कोई चाहता है कि कानूनी तौर पर उसका निदान हो और कानूनी तौर पर सही हो। तो आज तक जितने भी हालात रहे हैं तो इसमें यही है कि आप कानूनी तौर पर उचित कार्रवाई करें। तो तत्काल तौर पर हो सकता है कोई आपसे नाराज़ हो, पर आप उनके पास जाकर के उन बातों को रखते हैं कि कानूनन तौर पर यही उचित था करके, तो वो सहमत भी होते हैं और आपको आगे के लिए रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। अभी देखा जा रहा था हाल ही में कि राजधानी में जो पुलिस कर्मी हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन दिख रहा था, लेकिन आपके आने के बाद अब जो निचले स्तर के पुलिस कर्मी हैं उनका मनोबल आप किस तरीके से बढ़ा रहे हैं? इसका यही है कि मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी या मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो तो किसी भी रूप में। और मेरा एक ये भी प्रयास रहता है कि मैं क्या चाहता हूँ फील्ड पर, ये मेरे नीचे तक वो जाए बातें, तो प्रयास करता हूँ मैं जाए करके। इसके लिए ये है कि जब भी आप थाना विजिट में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो कुछ अधिकारी कर्मचारियों से मेरी मुलाकात हो जाती है तो उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हैं। तो वो है अभी के स्थिति में यह है कि सबकी गुजारिशें भी सुनी जाती है मेरे द्वारा, जिसमें शुक्रवार से शुक्रवार जो रहता है ज़िले का कोई भी अधिकारी कर्मचारी आके मुझसे मिल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, अपना सलाह भी दे सकता है। और मेरे लिए अच्छा ये बात है कि पौने 6 साल तक मैं इसी मतलब ज़िले में एज एडिशनल स्पेसिटी रहा हूँ। तो ज़्यादातर कर्मचारी मेरे पहचान के हैं, ज़्यादातर अधिकारी मेरे पहचान के हैं। तो उनको मेरा काम करने का तरीका पता है, उनको ये भी तरीका पता है कि यहाँ जाएंगे तो उनको क्या समाधान मिल सकता है, निदान मिल सकता है। तो मेरे से बड़ी आसानी से अपनी बात भी रख लेते हैं। उनकी बातों को रखने से कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो उनके समाधान की बातें भी उनको मिल जाती है। तो मुझे अपनी बात मेरे अधिकारी कर्मचारियों तक रखने में कोई दिक्कतें नहीं होती। और जब आपको सीधे तौर पर ही काम करना हो तो कहीं से भी आपके अधिकारी कर्मचारियों से कोई परेशानी नहीं होती। आज के दिन में ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे इसमें वर्क कल्चर है, लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। लोगों को आपको उनको गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर गाइड करने से हर अधिकारी कर्मचारी उस दिशा में काम करेगा, बशर्ते आप उनको टास्किंग करें। तो छोटे छोटे कर्मचारियों अधिकारियों का ध्यान रखना पड़ता है, जवानों का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको कौन किस काम में दक्ष है। अगर उसको आपको आप दिशा दे दिए तो यही जवान है जो कुछ भी कर गुजरेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे।
सर, आपराधिक गतिविधियां जो हो रही हैं लगातार रात में हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरा एक और चीज़ मैं कोट करना चाहूँगी कि नशे के खिलाफ हम किस तरीके से आने वाले समय में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या क्या कुछ नया करने वाले हैं? आपराधिक घटनाएं जो हो रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी लाने का प्रयास किया गया है। काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी रहे हैं, लगातार इसमें काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो पुराने जितने प्रकरणों का है जिन पर समुचित वैधानिक कार्रवाई करते हैं उनका निराकरण भी कर रहे हैं, ताकि पुराने जो बोझ है पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विवेचकों के ऊपर उसको थोड़ा सा कम किया जा सके करके तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आप नशे की बात कर रहे हैं तो नशे के लिए बिल्कुल वरिष्ठ कार्यालयों से भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अब जो खास करके एनडीपीएस के प्रकरण हुए जिसमें गांजा की हो गई या फिर टैबलेट्स के हो गए, सिरप के हो गए, इन पर बहुत कठोर कार्रवाई किया जाना है और इसमें कहाँ से उसके द्वारा सामान या नशीला पदार्थ लिया गया और किसको उसको बेचा जाना है। तो एंड टू एंड जो विवेचना की जो बात होती है उसके लिए जोर दिया जा रहा है और हम लोग लगातार उस पर काम कर भी रहे हैं। ये भी इसमें और आगे जाकर के ये भी हुआ है कि अगर किसी के द्वारा नशे के कारोबार करते हुए कोई धन अर्जित किया गया है या धन बनाया गया है, कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार किया गया है, वाहन वगैरह क्रय किया गया है, उन सबको रासात करने की भी कार्रवाई है। तो उस ओर भी हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, उस पर काम कर रहे हैं। पुराने जो 5 साल के जो रिकॉर्ड है, 7 साल के रिकॉर्ड है, उनकी भी एक सूचीबद्ध की गई है और इनके आपस में कनेक्शन जो हैं खास करके एनडीपीएस केसेस में वो भी तलाशे जा रहे हैं कि एक कहीं जा कर के अगर दूसरे स्टेट के भी आरोपी हैं उनको भी इसमें आरोपी बना करके गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और फिर सरकार नशे के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बहुत कटिबद्ध है और लगातार हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। निर्देश भी है कि नशे के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई किया जाए। किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है ये सवाल, लेकिन पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आपका ये जो कार्य है वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। 1300 से भी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो 1300 से भी ज़्यादा युवाओं को आपने ट्रेनिंग दी है। कबीरधाम ज़िले को इसकी वजह से एक नई पहचान मिली है। वो क्या ट्रेनिंग थी, किस तरीके की ट्रेनिंग थी, क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसा एक्सपीरियंस था वो पूरा? उसका ये था कि जब मेरी पदस्थापना पहली बार एसपी कबीरधाम के रूप में जब हुई तो नक्सल प्रभावित ज़िला था उस समय पर जी। चूँकि मैं यहाँ से एसआईबी एसपी से वहाँ पदस्थ हुआ था, तो नक्सल नेटवर्क के बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी थी और उनको कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में भी कहीं ना कहीं दिमाग में सोचते रहते थे। तो एक दिमाग में था कि वहाँ के जिस ज़िले में नक्सल शुरुआत थी जब विस्तार प्लाटून के माध्यम से कबीरधाम ज़िले में, तो एक दिमाग में था कि वहाँ के जो यूथ हैं, यूथ को कैसे हमारे तरफ में रखा जाए। जब उस इलाके में कोई नक्सल शुरुआत कर रहे हैं तो उस जगह पर उनको ग्राउंड न बनाने दिया जाए और वहाँ को यूथ को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए, ये दिमाग में सोच था। और अच्छी बात ये थी कि उस दौरान हमारे राज्य में पुलिस विभाग में काफ़ी वैकेंसी निकली हुई थी 2018 में। तो उसको जब गया तो उसी दौरान से पता था कि थोड़े दिन में वैकेंसी निकलने हुई लगली है करके, तो उनके यूथ को अपने तरफ करने के उद्देश्य से एक फोर्स एकेडमी का गठन किया गया। फोर्स एकेडमी का गठन मतलब ये हुआ कि उस इलाके के पढ़े लिखे, योग्य और बेरोजगार युवाओं को अपने साथ रख करके उनको प्रशिक्षण देना और उस प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष तौर पर पुलिस भर्ती या यूनिफॉर्म जो भर्ती है उसके लिए उनको तैयार करना। तो उसमें हम लोगों को 2 फायदे होते थे। एक तो उसको तैयारी के दौरान ही देशभक्ति के भाव उसमें जागते थे। बड़े अनुशासित तरीके से अपनी तैयारी करता था, अनुशासन के भी भाव जागते थे और जब ये दोनों भाव जाग गया तो आदमी को भटकने से रोका जा सकता था। तो ये पीछे में एक सोच थी। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ फिजिकल की तैयारी कराया, उसके बाद में क्लासरूम बना करके उनके रिटर्न की बहुत अच्छे से तैयारी किया। तो एक साथ ऐसा भी था जिस समय 1300 जो यूथ थे, तो वनांचल के ज़्यादातर लोग थे वो हमारे पास में ट्रेनिंग ले रहे थे और इसके माध्यम से 2 डबल पर्पस था। एक तो था कि उस जंगल इलाके में यूथ जो हैं हमसे जुड़ेंगे और वहाँ पर उनको
नक्सल बैकग्राउंड को पनपने के लिए उनको यूथ नहीं मिलेंगे। दूसरा ये था कि इनको किसी रूप में अगर अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने देश सेवा से जुड़ करके कोई अच्छा कर जाएंगे और घर परिवार का सहारा बनेंगे। तो दोनों ही उद्देश्य हमारा पूरा हुआ और इस ट्रेनिंग में से लगभग 600 लोग अपने यूनिफॉर्म फोर्स और अन्य सेवाओं में नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और इसमें लगातार अभी अब ये स्थापित हो गया है फोर्स एकेडमी, तो लगातार उसमें ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी कई सौ लोग अभी आने वाले दिनों में पुलिस सेवा और अन्य सेवाओं से जुड़ेंगे। तो एक न सिर्फ कबीरधाम जिला, उसके आसपास ज़िले में भी पुलिस के लिए बहुत एक सकारात्मक माहौल बनाने का एक मौका मिला। साथ ही साथ वनांचल में नक्सलियों को अपना आधार बनाने से रोका गया। ये सभी यूथ जो है या फिर वनांचल के जो यूथ पुलिस पर आज के दिन बहुत विश्वास करते हैं और मेरा सोच है कि उन ज़िलों में कबीरधाम जैसे ज़िले में उनको नक्सल रिक्रूटमेंट के लिए एक भी कोई आदमी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिल पाएगा। हाल ही में जो हमने प्रेस नोट पढ़ा, आपने भी पढ़ा, नक्सली अब शांति वार्ता के लिए तैयार है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये उच्च स्तर की बात है और उसमें मुझे लगता है उच्च स्तर पर कुछ न कुछ विचार किया जा रहा होगा, तो उसका उत्तर वहीं से मिल पाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाल उमेद सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक रायपुर। और साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो इनका कहना है कि आने वाले समय में नशे के खिलाफ, आपराधिक कृत्य के खिलाफ लगातार वे मुहिम चलाएंगे और चला भी रहे हैं। बहुत सारी नई स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई हुई है और जितने भी छत्तीसगढ़ के रायपुर के खास तौर पर के जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं, उनका लगातार ये मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो बिल्कुल सख्ती से रायपुर को एक तरह से अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाएं। इस ओर इस बार जो डॉक्टर लाल उमेद सिंह हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित ही उनका कहना है कि रायपुर को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।